सोचिए लंदन में एक छोटा सा ऑफिस है। कुल 217 लोग हैं और महज 30,133 पाउंड की फंडिंग है उनके पास। बिल्कुल। आज की कॉर्पोरेट भाषा में कहें तो बस एक मामूली सा स्टार्टअप। हाँ, एकदम एक आम सा व्यापारिक स्टार्टअप। और इनका बिजनेस मॉडल भी बहुत सीधा सा था। भारत और पूर्वी देशों से मसाले खरीदना और यूरोप में मुनाफे पर बेचना। सही बात है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी छोटे से स्टार्टअप ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पूरा कानूनी और प्रशासनिक ढांचा लिख डाला। मतलब हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन बिल्कुल यही है। और जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज हम इस पूरे टाइमलाइन को डिकोड करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब भी हम भारतीय संविधान के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में 1946 की संविधान सभा आती है। बड़ी बड़ी बहसें और स्वतंत्रता सेनानियों के महान विचार याद आते हैं। हाँ, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। देखिए, हमारे आज के प्रशासनिक सिस्टम का जो डीएनए है ना, वो उन महान विचारों से कहीं ज्यादा एक विदेशी कंपनी के प्रॉफिट कमाने के लालच से बना है। और उस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद की जो छटपटाहट थी ना, उससे बना है। क्या बात है। और आज हम उन तारीखों को रटने वाला कोई किताबी तरीका नहीं अपनाने वाले। हम उस क्यों और कैसे पर बात करेंगे जिसने पूरे इतिहास की धारा मोड़ दी। तो चलिए कहानी के बिल्कुल पहले पन्ने पर चलते हैं। सन 1600 ईस्वी। हाँ, 1600 का राजलेख, जिसे हम चार्टर कहते हैं। बिल्कुल। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 साल का एक चार्टर दिया था। मतलब आसान शब्दों में कहें तो उन्हें एक मोनोपोली मिल गई थी। हाँ, एकाधिकार मिल गया था कि इंग्लैंड से कोई और कंपनी उनके कंपटीशन में भारत नहीं जाएगी। और इसी एकाधिकार के साथ उन्होंने भारत का रुख किया। और एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है ना, वो कैप्टन हॉकिंस वाला। हाँ बिल्कुल। जब कैप्टन हॉकिंस व्यापारिक अनुमति मांगने भारत आए थे तो वो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक लेटर लेकर आए थे। और पता है वो लेटर किसके नाम था? शायद मुगल सम्राट अकबर के नाम। एकदम सही। लेकिन समस्या ये हुई कि वो भारत पहुंचे 1608 या 1609 के आसपास। और तब तक यानी 1605 में ही अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। ओह अच्छा, मतलब लेटर किसी और के नाम था और मिले किसी और से। हाँ, तो अंततः उनकी मुलाकात जहांगीर से हुई। तो ये तो हुई एकदम शुरुआत। बिजनेस धीरे धीरे सेट हो रहा था। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। देखिए, इन दो युद्धों ने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। जो कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी, उसके अधिकारी और विशेषकर रॉबर्ट क्लाइव अब अचानक से शासक बन बैठे। मतलब क्लाइव ने खुद को बंगाल का गवर्नर ही घोषित कर दिया। हाँ, स्टार्टअप ने अपना पूरा बिजनेस मॉडल ही ट्रेडिंग से रूलिंग में बदल दिया। और यहीं से भ्रष्टाचार और लूट का वो दौर शुरू होता है जिसने ब्रिटिश संसद की नींद उड़ा दी थी। वो कैसे? बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी के अधिकारियों ने बंगाल से इतना बेहिसाब धन लूटा कि जब वो वापस इंग्लैंड जाते थे ना, तो वहां के बड़े बड़े राजनेताओं और जमींदारों से भी ज्यादा अमीर दिखने लगे थे। अच्छा। हाँ, वहां की संसद को सच में ये डर सताने लगा था कि कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के ये धनवान अधिकारी इंग्लैंड की राजनीति को ही ना खरीद लें। आहा, समझ गई। तो मतलब 1773 का जो पहला रेगुलेटरिंग एक्ट आया, वो भारतीयों को बचाने के लिए नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो तो ब्रिटिश संसद की अपनी असुरक्षा थी। बिल्कुल। वो इस बेकाबू हो चुकी ईस्ट इंडिया कंपनी पर बस लगाम कसना चाहते थे। जैसे आज किसी बिग टेक कंपनी को कंट्रोल किया जाता है। एकदम सटीक एनालॉजी है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी के शासन को ब्रिटिश संसद के दायरे में लाना ही था। इसीलिए उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड या केंद्रीकृत ढांचा बनाना शुरू किया। हाँ, मैंने पढ़ा है कि बंगाल के गवर्नर के पद को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जी, और इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति बने वॉरेन हेस्टिंग्स। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को सीधे इनके अधीन कर दिया गया। और इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई थी, है ना? हाँ, पहली बार एक सर्वोच्च न्यायालय बना। लेकिन जो बात मुझे इसमें सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है एक कड़ा प्रतिबंध। मतलब अधिकारियों द्वारा भारतीयों से किसी भी तरह की रिश्वत या उपहार लेने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। अब मुझे इसका लॉजिक समझ आ रहा है। ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि ये अधिकारी कंपनी से भी ज्यादा शक्तिशाली और अमीर हो जाए। बिल्कुल सही पकड़े आप।
लेकिन देखिए, सिर्फ एक कानून बना देने से सदियों का लालच खत्म नहीं होता। 1773 के एक्ट में कई कमियां थीं। प्रशासन और व्यापार एकदम आपस में उलझे हुए थे। तो फिर इसे सुलझाया कैसे गया? इसी नियंत्रण को पुख्ता करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट। प्रतियोगी परीक्षाओं के पुराने प्रश्न पत्रों में ये नाम तो बार बार देखने को मिलता है। हाँ, बहुत जरूरी एक्ट है ये। इसमें एक बहुत ही स्पष्ट प्रशासनिक बंटवारा किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने यह समझ लिया था कि व्यापार और राजनीति को एक ही टीम नहीं संभाल सकती। तो उन्होंने दोनों को अलग कर दिया? बिल्कुल। 1784 के एक्ट में व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को छोड़ दिया गया, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों के लिए एक नया निकाय बनाया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। अच्छा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग बोर्ड। हाँ, और इससे भी बड़ी बात, इंग्लैंड में एक अलग कोर्ट की स्थापना की गई जो विशेष रूप से भारत में काम कर रहे अंग्रेज जजों और अधिकारियों के अवैध कार्यों की ही सुनवाई करता था। क्या बात है, मतलब अब एक कड़ा ऑडिट सिस्टम लागू हो चुका था। जी। नियंत्रण तो हो गया, लेकिन फिर शुरू होता है शोषण का एक नया अध्याय। हाँ, हमारे स्रोतों में 1793 के चार्टर का जिक्र है, और सच कहूं तो इसके प्रावधान सुन के किसी को भी गुस्सा आ सकता है। वो वेतन वाला नियम ना? हाँ, बिल्कुल। नियम यह बनाया गया कि इस जो नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, उसके सदस्यों का वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। मतलब काम वो इंग्लैंड की सरकार के लिए कर रहे हैं, नीतियां लंदन में बैठकर बना रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी भारत के खजाने से जा रही है। ये तो सरासर अन्याय था। बिल्कुल। इतिहासकार इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन के निष्कासन की शुरुआत का एक बहुत बड़ा कानूनी उदाहरण मानते हैं। खैर, इसके बाद तय हुआ कि कंपनी के चार्टर हर 20 साल में आएंगे, और जो अगला चार्टर था 1813 का चार्टर, वो ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो छात्र इस चर्चा को सुन रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, उनके लिए यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। 1813 और 1833 के चार्टर में व्यापारिक एकाधिकार को लेकर। हाँ, ये अक्सर होता है। तो चलिए इसे हमेशा के लिए साफ कर देते हैं। 1813 में आखिर हुआ क्या था? देखिए, 1813 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार या मोनोपोली लगभग समाप्त कर दिया। मतलब अब इंग्लैंड का कोई भी व्यापारी भारत आ सकता था बिजनेस करने के लिए। बिल्कुल, लेकिन दो चीजों पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। एक तो भारत के साथ चाय का व्यापार, और दूसरा चीन के साथ होने वाला व्यापार। अच्छा, सिर्फ चाय और चीन बचे थे? हाँ, इसके अलावा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए प्रवेश की कानूनी अनुमति मिल गई इसी एक्ट से। यहाँ 1813 के चार्टर में एक और बड़ा प्रावधान था जिसने मेरा ध्यान खींचा था। भारतीयों की शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने का फैसला। जी हाँ, पहली बार ऐसा हुआ था। अब यहाँ मैं थोड़ी संदेहवादी हो रही हूँ। क्या अचानक से अंग्रेजों के दिल में भारतीयों की तरक्की को लेकर इतना प्यार जाग गया था, या फिर इस 1 लाख रुपए के निवेश के पीछे कोई गहरा स्वार्थ छिपा था? आपका संदेह बिल्कुल जायज है। देखिए, कोई भी साम्राज्यवादी ताकत कभी परोपकार के लिए पैसे नहीं खर्च करते। असल में उस वक्त ब्रिटिश प्रशासन का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा था। अब उन्हें अपने दफ्तरों को चलाने के लिए क्लर्कों की एक बहुत बड़ी फौज चाहिए थी। अच्छा, तो वो इंग्लैंड से लोग क्यों नहीं ले आए? अगर वो इंग्लैंड से पढ़े लिखे अंग्रेजों को भारत बुलाते तो उन्हें भारी वेतन देना पड़ता। इसलिए उन्हें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जो रंग और रूप में तो भारतीय हो, लेकिन अपनी सोच, भाषा और काम में अंग्रेजों के वफादार हों। अरे बाप रे! ये 1 लाख रुपए का शिक्षा बजट उनके प्रशासन को सस्ता और सुचारू बनाने की एक बहुत ही ठंडी और सोची समझी रणनीति थी। क्या बात है, मतलब सीधे सीधे चीप लेबर तैयार करने का एक कानूनी ड्राफ्ट था ये। बिल्कुल, और इसके ठीक 20 साल बाद 1833 का चार्टर आता है। यहाँ स्टार्टअप पूरी तरह से एक संप्रभु सरकार का रूप ले लेता है। हाँ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे आप संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सही कहा, और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। साथ ही जो 1813 में चाय और चीन के व्यापार का एकाधिकार बचा हुआ था ना, हाँ, उसे भी 1833 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। मतलब मोनोपोली अब 100% खत्म। एकदम। 1833 के एक्ट की एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसी एक्ट के तहत 1843 में भारत में दास प्रथा यानी स्लेवरी का पूरी तरह से अंत कर दिया गया। लेकिन क्यों? मतलब दास प्रथा तो उनके लिए मुफ्त मजदूरी थी ना, फिर उन्होंने खुद ही इसे क्यों खत्म किया? ये समझना बहुत जरूरी और बहुत दिलचस्प भी। देखिए, 1833 तक दुनिया तेजी से बदल रही थी।
ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। उन्हें अब ऐसे बाजार चाहिए थे जहां लोग उनके कारखानों में बना हुआ सामान खरीद सकें। अब दास यानी स्लेव्स के पास तो कोई पैसा नहीं होता, वो उपभोक्ता नहीं बन सकते। ओहो। अंग्रेजों को अब बंधुआ मजदूरों की नहीं बल्कि ऐसे मजदूरों की जरूरत थी जिन्हें थोड़ा बहुत वेतन मिले ताकि वे ब्रिटिश बाजार का सामान खरीद सकें। मतलब पूरा आर्थिक मॉडल ही बदल चुका था। ये सच में एक आहा मोमेंट है मेरे लिए। मतलब सब कुछ सीधे अर्थशास्त्र से जुड़ा है। बिल्कुल। इसके बाद आता है 1853 का चार्टर। ये कंपनी के शासन का आखिरी बड़ा चार्टर साबित हुआ और उसमें एक बहुत ही आधुनिक और सकारात्मक बदलाव किया गया था, सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत। जी हाँ, इससे पहले कंपनी में उच्च पदों पर भर्तियां सिर्फ नामजदगी या नॉमिनेशन के जरिए होती थी। मतलब कोई परीक्षा नहीं होती थी। नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बस अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को भारत में बड़े पदों पर भेज देते थे। ये पूरा सिस्टम भाई भतीजावाद से भरा हुआ था। 1853 में यह तय हुआ कि अब मेरिट के आधार पर एक खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अधिकारियों का चयन होगा। तो ये तो हुआ 1600 से लेकर 1853 तक कंपनी के शासन का सफर। लेकिन फिर आता है 1857, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और वो महासंग्राम जिसने पूरी ब्रिटिश हुकूमत की नींव ही हिला दी। हाँ, और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को समझ आ गया कि भारत जैसे विशाल और नाराज देश को अब एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी के सहारे नहीं चलाया जा सकता। तो फिर उन्होंने क्या किया? यहीं से शुरू होता है ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन। 1858 का भारत शासन अधिनियम पास हुआ और एक झटके में ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व और उसका राजनीतिक नियंत्रण हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। मतलब पूरी सत्ता सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। बिल्कुल। और पदों के नाम भी बदल दिए गए ना। जो भारत का गवर्नर जनरल था, अब उसे वायसरॉय कहा जाने लगा। हाँ, और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसरॉय बने। साथ ही सदियों से चला आ रहा मुगल सम्राट का पद हमेशा के लिए कागजों पर समाप्त कर दिया गया। अब जो इसके बाद के कानून आए वो मुझे लगता है कंपनी के चार्टर से भी ज्यादा खतरनाक और रणनीतिक थे, जैसे 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। देखिए, 1861 का अधिनियम वास्तव में बहुत गहरा है। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को अंदर तक डरा दिया था। हाँ, जाहिर सी बात है। उन्हें एक ऐसा हथियार चाहिए था जिससे वो आपातकाल में बिना किसी से पूछे तुरंत फैसले ले सकें। इसीलिए 1861 में वाइसरॉय को आपातकाल के दौरान 6 महीने के लिए अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई। और ये बात मुझे वाकई हैरान करती है कि ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति आज भी हमारे स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास है। बिल्कुल है। मतलब 1861 का वो जो संकटकालीन टूल था वो आज भी हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का एक अहम हिस्सा है। हाँ, इतिहास इसी तरह तो भविष्य में यात्रा करता है। खैर, 1861 के बाद 1892 का परिषद अधिनियम आया। इसमें क्या खास था? इसमें पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई और भारतीयों को बजट पर बहस करने का थोड़ा सीमित अधिकार मिला। लेकिन असली राजनीतिक भूकंप आया 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के साथ। मार्ले मिंटो सुधार, जिसे किताबों में अक्सर फूट डालो और राज करो की नीति का चरम कहा जाता है, लेकिन ये काम कैसे करता था? मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया जिसने भारत को बांटने के बीज बो दिए? 1909 के एक्ट में उन्होंने पृथक निर्वाचन या सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सिद्धांत लागू किया। देखिए, ये सिर्फ कोई नॉर्मल आरक्षण नहीं था, ये बहुत जहरीला था। अच्छा, कैसे? इसके तहत मुसलमानों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गईं, लेकिन पेंच ये था कि उन सीटों पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट डाल सकते थे। तो मतलब अगर मैं एक मुस्लिम उम्मीदवार हूं तो मुझे हिंदू, सिख या किसी और समुदाय के पास वोट मांगने जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझे उनके मुद्दों से कोई मतलब भी नहीं होगा। इससे तो पूरा समाज ही अलग-अलग खांचों में बढ़ जाएगा। एकदम सही समझा आपने। इसी तंत्र ने दोनों समुदायों के बीच की राजनीतिक और सामाजिक खाई को इतना चौड़ा कर दिया कि अंततः देश का विभाजन हुआ। कितनी भयानक नीति थी ये। हाँ, लेकिन इसी 1909 के एक्ट में एक अच्छी बात ये हुई कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। अंग्रेजों को जब ये पृथक निर्वाचन का फॉर्मूला सफल होता देखा तो
उन्होंने 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में इसे और फैला दिया है ना। जी हाँ, अब सिखों और ईसाइयों के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिए गए। हालांकि मैंने पढ़ा है कि 1919 के एक्ट की एक बड़ी उपलब्धि ये थी कि इसमें पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। हाँ, ये एक प्रोग्रेसिव कदम था, लेकिन साथ ही एक बहुत ही जटिल प्रणाली लागू की गई जिसे हम द्वैध शासन या डायरकी कहते हैं। अच्छा, ये क्या था? ये द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था। इसमें सरकार के कामों को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड और दूसरा आरक्षित यानी रिजर्व्ड। अगर इसे आज के परिदृश्य में समझना हो तो ये कैसा दिखेगा? आप ही बताइए, कोई एनोलॉजी है दिमाग में? मान लीजिए आज के किसी मुख्यमंत्री को एक राज्य चलाना है, तो द्वैध शासन का मतलब था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे वो विभाग जहां पैसा खर्च होता है और जनता की गालियां खानी पड़ती हैं, वो तो भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। बिल्कुल। लेकिन वित्त यानी पैसा, पुलिस और न्याय जैसे जो असली ताकत वाले विभाग थे, वो ब्रिटिश गवर्नर ने अपने पास आरक्षित रखे। ये तो बिना पावर की जिम्मेदारी थोपने वाली बात थी। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है आपकी। और इसी वजह से ये सिस्टम बुरी तरह फेल हुआ। और फिर हम पहुंचते हैं उस सबसे बड़े और विशाल दस्तावेज तक जिसने हमारे आज के संविधान की पूरी रीढ़ तैयार की, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये बहुत बड़ा एक्ट था ना? बहुत विशाल। ये इतना बड़ा दस्तावेज था कि इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। 1935 के इस एक्ट में जो 1919 वाले प्रांतों का द्वैध शासन था, उसे खत्म करके उन्हें स्वायत्ता दे दी गई और उसी द्वैध शासन को केंद्र में लागू कर दिया गया। हाँ, लेकिन इसकी जो संस्थागत उपलब्धियां थी वो बहुत बड़ी थी। इसी एक्ट के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, जो बाद में हमारा सुप्रीम कोर्ट बना। बिल्कुल। और पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम और मुद्रा को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई की स्थापना की गई। ये सोचना कितना विडंबनापूर्ण लगता है। मतलब 1935 का एक्ट अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था ताकि वो भारतीयों की सत्ता की मांग को शांत कर सकें और अपनी पकड़ मजबूत रख सकें। लेकिन ये एक्ट इतना विस्तृत और काम का था कि 1947 में आज़ादी मिलने के बाद जब तक हमारा अपना संविधान 1950 में लागू नहीं हुआ, तब तक पूरा देश इसी 1935 के एक्ट के तहत चला। सही कहा। और आज भी हमारे संविधान का लगभग 70 से 80% हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी एक्ट से लिया गया है। वाओ! इसके बाद बस एक आखिरी औपचारिकता बची थी, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। लॉर्ड माउंटबेटन की 3 जून 1947 की योजना के आधार पर इसे 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई को ये पास हो गया। और इसी के साथ वाइसराय का पद हमेशा के लिए समाप्त हो गया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन जी। और उनके बाद पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बनने का ऐतिहासिक गौरव मिला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को। तो इस तरह एक कंपनी के मामूली से चार्टर से शुरू हुआ यह सफर एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण तक जा पहुंचा। तो ये तो थी वो ऐतिहासिक यात्रा जो हर प्रतियोगी परीक्षा की जान है। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में वादा किया था, हम सिर्फ इतिहास पर नहीं रुकेंगे। हम आज के संविधान की उस संरचना को समझेंगे जो अक्सर छात्रों को डराती है। आप उस स्टडी गाइड की बात कर रही हैं ना? हाँ, हमारे स्रोत्र में दिए गए उस स्टडी गाइड की जो अनुच्छेदों और अनुसूचियों को समझने का एक बहुत ही लॉजिकल तरीका देता है। ये हिस्सा सच में बहुत जरूरी है। देखिए, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे अंगीकृत किया गया, तब ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान था। बिल्कुल। इसमें 8 अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स थे, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स थे। समय के साथ अनुच्छेद तो अंदर ही अंदर जुड़ते रहे, जैसे कि 21A वगैरह, लेकिन अनुसूचियों की संख्या आज 8 से बढ़कर 12 हो चुकी है। जी। तो चलिए इन 12 अनुसूचियों को एक लॉजिक से समझते हैं ताकि स्टूडेंट्स को रटना ना पड़े। पहली अनुसूची तो बहुत स्पष्ट है। ये कहती है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। हम इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके एरियाज हैं। और 8वीं अनुसूची भी परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है, जो कि भाषाओं से जुड़ी है। बिल्कुल। मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला और क्षेत्रीय अस्मिता की मांग उठी,
संविधान संशोधनों के जरिए आज इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। लेकिन असली खेल तो उन 4 अनुसूचियों का है जो बाद में जुड़ी, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। इनके पीछे क्या कारण थे? देखिए, संविधान निर्माताओं को लगा था कि 8 अनुसूचियां काफी होंगी, लेकिन देश आजाद होते ही सबसे बड़ी समस्या आई भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म्स की। वो जमींदारी वाला मुद्दा। हाँ, जमींदारों से जमीन लेकर गरीबों में बांटनी थी, लेकिन जमींदार तुरंत संपत्ति का अधिकार को लेकर कोर्ट चले जाते थे। इसलिए सरकार को 1951 में ही पहला संविधान संशोधन करना पड़ा और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अच्छा, तो इसमें ऐसा क्या था? इस अनुसूची में ऐसे कानून डाले गए जिन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। कमाल का लॉजिक है। मतलब जब जरूरत पड़ी तो एक नया टूल ही बना लिया। हाँ। और 10वीं अनुसूची? 1980 के दशक में भारतीय राजनीति में आयाराम गयाराम की संस्कृति बहुत बढ़ गई थी। दल बदल वाले। हाँ, नेता चुनाव जीतने के बाद पैसे या मंत्री पद के लालच में तुरंत अपनी पार्टी बदल लेते थे। तो इस राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ी है। बिल्कुल। और फिर आता है 1992 का वो दौर, जब लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाने की जरूरत महसूस हुई, है ना? एकदम सही। तब 73वें संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। और उसी समय 74वें संशोधन से 12वीं अनुसूची भी आई, जो नगर पालिकाओं या अर्बन लोकल बॉडीज से संबंधित है। जी। मतलब हर नई अनुसूची देश के एक नए संकट या एक नई जरूरत का सीधा जवाब थी। बिल्कुल। और अब आते हैं उस सबसे शानदार ट्रिक पर जो हमारे स्टडी मटेरियल में दी गई है, अनुच्छेदों को याद रखने का वो ट्रिपलेट ट्रिक या गणित का जादुई फॉर्मूला। सच कहूं तो ये ट्रिक मेरे लिए एकदम माइंड ब्लोइंग थी। छात्र अक्सर 395 अनुच्छेदों को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन ये ट्रिक साबित करती है कि संविधान बनाने वालों ने इसे बहुत ही तार्किक और गणितीय रूप में पिरोया है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। देखिए, संविधान में पदों का एक बहुत ही शानदार पदानुक्रम या हायरार्की है। अगर आपको देश के सबसे सर्वोच्च पद यानी भारत के राष्ट्रपति का अनुच्छेद याद है, जो कि है अनुच्छेद 52। हाँ, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस अब इस 52 में आपको 11 जोड़ देना है, तो 52 + 11 हुए 63, और अनुच्छेद 63 बात करता है भारत के उपराष्ट्रपति की। अरे वाह! और अब इस 63 में आप 90 जोड़ दीजिए। 63 + 90 हुए 153, और अनुच्छेद 153 बात करता है राज्य के सबसे बड़े पद यानी राज्यों के राज्यपाल की। मतलब 52 राष्ट्रपति, 63 उपराष्ट्रपति और 153 राज्यपाल। 11 और 90 का ये गणित, वाह! है ना कमाल? अगर छात्र एक बार इस पैटर्न को समझ लें तो रटने की तो जरूरत ही खत्म हो जाएगी। ये सच में सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित कोडिंग है। बिल्कुल। देखिए, इतिहास और राजनीति विज्ञान को जब हम अलग अलग खांचों में रखकर पढ़ते हैं ना, तो अक्सर रटना पड़ता है। सही कह रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि हर एक नियम, हर एक एक्ट के पीछे एक तात्कालिक कारण था, कोई मजबूरी थी या एक सोची समझी रणनीति थी, तो ये नीरस विषय भी एक बहुत ही रोमांचक कहानी बन जाता है। और आज के सेशन में हमने बिल्कुल वही कहानी जी है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि सन 1600 ईस्वी में महज 217 साझेदारों के साथ मसाले बेचने आई एक छोटी सी कंपनी के चार्टर ने धीरे धीरे एक पूरे उपमहाद्वीप की नियति लिख दी। बिल्कुल। एक एक्ट ने हमारे आज के भारतीय संविधान की एक एक ईंट रखी है। 1773 में कलकत्ता में बने सुप्रीम कोर्ट से लेकर 1935 के रिजर्व बैंक तक सब कुछ उसी विकास यात्रा का हिस्सा है। और इसी विचार पर मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर इस चर्चा का अंत करना चाहूंगा। जी बताइए। आज हम जिस प्रशासनिक ढांचे, कोर्ट सिस्टम, अध्यादेशों और नौकरशाही को देखते हैं, जिस सिस्टम पर हम गर्व करते हैं, उसकी जड़ें सदियों पुरानी एक विदेशी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए नियमों में है। ये सच में सोचने वाली बात है कि हमारे आधुनिक और जीवंत लोकतंत्र के डीएनए में आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के उन पुराने चार्टर्स की कितनी गहरी छाप मौजूद है, जिसे हम हर दिन अनजाने में ही सही जीते आ रहे हैं। ये सवाल वाकई में दिमाग को झकझोर देने वाला है। उस 217 लोगों के स्टार्टअप के बारे में सोचिए और देखिए कि आज का हमारा विशाल सिस्टम उससे कितना अलग है, या शायद गहराई में जाने पर कितना मिलता जुलता है।
जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये सफर ऐतिहासिक भी था और तार्किक भी। तो इसी विचार के साथ हम आपको यहीं छोड़ जाते हैं। फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई नापने के लिए।